नमस्कार दोस्तों। आज यानी 21 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है। सबसे पहले फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप जल्लीकाटू पे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर तमिलनाडु को ही अगर ऑर्डिनेंस पास करना था तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर पनीर सेल्वम क्यों आए हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में कि आप ऑर्डिनेंस पास कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, बायोडाइवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है, इसीलिए अभी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कानून बनाएंगे। अब एक और जो प्रीलिम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात उठती है, यहाँ पे देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट 3 लिस्ट होती है, आपको पता होगा। शेड्यूल 7 के अंदर में शेड्यूल नहीं, ये लिस्ट है, शेड्यूल, यस हाँ, शेड्यूल 7 के अंदर में 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंटर की लिस्ट, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों लॉ बना सकते हैं तो चलेगी किसकी। देखिए, अगर सेम चीज़ पे दोनों लॉ बनाते हैं तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल होगा, यानी पार्लियामेंट की मर्जी चलेगी, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। लेकिन इसमें थोड़ा दाव पेच है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ भी चल सकता है तब जबकि उसने प्रेसिडेंट की, या तो प्रेसिडेंट की जो असेंट है वो पेंडिंग हो, या फिर प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी हो कानून बनाने की, तब स्टेट गवर्नमेंट का लॉ मान्य होगा। अब देखिए, अब ये सारा का सारा माजरा देखिए। अभी आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि कॉन्टेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, और दोनों ने लॉ बनाया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉ है और स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ है, तो दोनों में से चलेगी किसकी, जो पार्लियामेंट ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है। लेकिन स्टेट की भी चल सकती है तब सिर्फ 2 कंडीशंस में, या तो स्टेट ने जो लॉ बनाया है उसमें जो प्रेसिडेंट की असेंट है वो पेंडिंग हो, या फिर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी हो। अब यहाँ पे देखिए अब ऑलरेडी जल्लीकाटू पे एक लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब ये ऑर्डिनेंस पास करेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाले। अब ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि अभी उनको जल्दी से कानून बनाना है वहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, होम मिनिस्ट्री ने असेंट दे दी तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप कानून बनाइए जल्लीकाटू पर। अब होम मिनिस्ट्री की असेंट आ गई तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट की असेंट आ गई, क्योंकि सारी जो हमारे प्रेसिडेंट आपको पता है जो काम करते हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, और आगे पहुंचाता कौन है, ये सब डील कौन करता है, वो होम मिनिस्ट्री करते हैं। यानी होम मिनिस्ट्री ने जो ड्राफ्ट भेज दिया, सेंड कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट को, आप लॉ बना लीजिए। अब कहने का मतलब यही है कि क्लियरेंस मिल गई है उनको, अब वो लॉ बना सकते हैं जल्लीकट्टू में, जिसमें वो बुल यानी जो सांड है उनको एक्सक्लूड कर देंगे कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज जो एक्ट है वो इन पे नहीं लगता, इसलिए फिर वो जल्लीकट्टू ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। बस ये याद रखना, कॉन्टेंट लिस्ट वाला प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ कॉन्टेंट लिस्ट में जो स्टेट है वो कब लॉ बना सकते हैं। अब देखिए, ये अगले जो न्यूज़ है ये अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की है। देखिए, अभी तक जो बीसीसीआई का जो पूरा इशू चल रहा है, बीसीसीआई का पूरा इशू अभी तक आपको पता होगा किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड लोधा कमेटी थी उन्होंने रिफॉर्म्स दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर को। अब एक नया यहाँ पे एक यू कैन से दैट ट्विस्ट आया यहाँ पे केस में। अटॉर्नी जनरल यानी सरकार का जो ये अभी तक स्टैंड था इस पे बिल्कुल चुप्पी का था, वो कुछ बीच में बोल नहीं रहे थे। अभी जो सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी, ये इस बीसीसीआई के लोधा कमेटी के मुद्दे पर कोर्ट में पेश हुए, और इन्होंने कहा कि जो आपने लोधा कमेटी को गठित किया वो गलत है। कि उन्होंने तर्क क्या दिया, इन्होंने रोहतगी ने तर्क दिया कि ये पेश हो रहे हैं कोर्ट के सामने इनकी तरफ से, रेलवे की तरफ से, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। ये तीनों के तीनों मेंबर थे बीसीसीआई के, यानी इनका अपना एक क्रिकेट टीम होती थी। रेलवे की टीम आपने सुना होगा रणजी में खेलती है, रेलवे की टीम, आर्म्ड फोर्सेस की टीम। अब मुकुल रोहतगी ये कहते हैं कि देखिए, जब जो आपने लोधा कमेटी ने कहा कि एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए, उस हिसाब से तो इनका वोट है ही नहीं अब बीसीसीआई के अंदर में। रेलवे का वोट खत्म हो गया, आर्म्ड फोर्सेस का वोट खत्म हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का वोट खत्म हो गया लोधा कमेटी के कारण, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन ने कहा था कि एक स्टेट का एक वोट। अब ये कहते हैं हमारी क्या गलती है, हम तो इतने सालों से टीम तैयार कर रहे थे, क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी वजह से हमने तो आज तक कोई करप्शन किया नहीं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट कहते हैं मुकुल रोहतगी कि ये जो बीसीसीआई है एक प्राइवेट बॉडी है, ये हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था। ये कहते हैं कि बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है, और जो डीडीसीए है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये भी एक प्राइवेट बॉडी है, तो कंपनी भी है, रजिस्टर्ड कंपनी है कंपनीज एक्ट के तहत में। अब ये सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि आप प्राइवेट कंपनीज में कब से इंटरफेयर करना आपने स्टार्ट कर दिया, आपका काम प्राइवेट कंपनीज में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि आपने जो लोधा कमेटी का गठन किया था वो बीसीसीआई में से करप्शन को दूर करने के लिए था। आप तो पूरा का पूरा रिफॉर्म्स ले आए,
इन्होंने कोर्ट से पूछा कि आप कब से एक रिफॉर्म बॉडी हो गए, आपका काम तो सिर्फ ये है जो कानून है उसको बस डिसाइड करना या सही या गलत है, सही या गलत डिसाइड करने के बाद में आपका काम खत्म हो जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट थे, हम कभी भी लिख सकते हैं, जुडिशरी के क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हैं, बीसीसीआई के केस में भी लिख सकते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए एक टीनेज गर्ल का केस था। ये टीबी से ग्रस्त थी ये लड़की जो थी, और इनको ना पहले तो ये याद कर लिए, दवाई का नाम याद कर लीजिए प्रीलिम के लिए, बीडाक्विलिन। ये अगर कोई पूछे आपसे टीबी के लिए कौन सी दवाई की आवश्यकता है तो आप आंसर दीजिएगा बीडाक्विलिन, या फिर बीडाक्विलिन पूछे कोई कि किस लिए यूज़ होती है तो टीबी को क्योर करने के लिए यूज़ होती है। तो अब ये केस थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये लड़की थी देखियो, इसको बीडाक्विलिन दवाई की आवश्यकता थी, लेकिन ये जो दवाई है ये 4-5 सिटी में ही उपलब्ध है, और इन्होंने मांगा दिल्ली से, कहा कि दिल्ली में उपलब्ध थी ये लाला राम स्वरूप हॉस्पिटल में, तो उन्होंने देने से मना कर दिया इस लड़की को दवाई। उन्होंने कहा कि हम ये दे सकते हैं सिर्फ जिसका डोमिसाइल दिल्ली में हो, और इस लड़की का डोमिसाइल दिल्ली में नहीं था। केस गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा, अब 3 पार्टीज के बीच में सहमति हुई है। जो एनजीओ जो इस लड़की के लिए लड़ रहा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये 3-4 जो पार्टीज हैं उनके बीच में सहमति हुई है कि अब इस लड़की को बीडाक्विलिन दवाई मिलेगी। बस यही है। अब 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से। एक तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लड़की को कहा कि इस लड़की को, मतलब वकीलों को कहा जो इस लड़की की पैरवाई कर रहे थे, कि आपको अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को पूरा करना होगा। आपको जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, पहले आप इसके पास में एक पिटीशन लगाइए, उसके बाद में आपको अनुमति मिलेगी, फिर यूएस से इंपोर्ट करेंगे, वो सारा प्रोसीजर बताए। वो हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए काम का ये है। ये होती क्या है, क्या बॉडी है ये? देखिए, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, और रिस्पॉन्सिबल है लाइसेंस देने के लिए, ड्रग्स बनाने के लाइसेंस को देने के लिए, या फिर ब्लड एंड ये सारे जो ब्लड प्रोडक्ट्स, फ्लूइड्स, वैक्सीन्स, ये सब कुछ। और ये गाइडलाइंस रखती है कि किस प्रकार दवाइयों को बनाया जाए, किस प्रकार बेचा जाए, इंपोर्ट किया जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एपिलेट अथॉरिटी का भी काम करती है कई केसेस में, अगर डिस्प्यूट हो जाए क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को लेकर में, और नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। तो ये सारे काम इसके हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। आंसर मिलेगा आपको इस पीडीएफ में। अब एक जो अगला टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ना यहाँ पे देखिए, जो चाइनीज़ की सबमरीन की जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ रही है इंडियन ओशन के अंदर में, इस पूरे रीजन में। जो चाइना की जो सबमरीन्स हैं वो पानी के नीचे नीचे आती हैं और चली जाती हैं, पनडुब्बी पता भी नहीं लगता, ऊपर भी नहीं आती। और किस नाम पे, अगर हम कहते हैं कि आपकी जो ये पनडुब्बी है हमारे रीजन में घूम रही है, हमारा रीजन तो नहीं कह सकते, खैर मतलब इंडियन ओशन अनकन्वेंशनली हमारा ही डोमिनेंस है यहाँ पे। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम पायरेसी जो है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, इनको कर्ब करने के लिए हमारी पनडुब्बियाँ यहाँ पे घूमती हैं। तो अब यूएस और हमारे बीच में एक तरह से कोऑपरेशन बढ़ रहा है इस तरफ। हम दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं यूएस के साथ में भी। यूएस के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे चाइना की पनडुब्बी की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ गई हैं। दूसरा, ये एक नहीं है, काफ़ी 3-4, जैसे एक तो हमेशा स्टैंड बाय मोड पे रहती है चाइना की पनडुब्बी और 3-4 चक्कर लगाती रहती है, ऐसा कुछ आर्टिकल में लिखा है। और इसी चक्कर में इंडिया ने क्या किया, अब इंडिया 2 सबमरीन्स अपने बेड़े में इंडक्ट करने जा रहा है। हम दोनों ने हमने ये जो पनडुब्बियाँ हैं वो डिस्कस कर ली हैं। और ये है, देखिए, पहली का नाम था, दोनों की दोनों स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, और पहली का नाम है कलवरी, और ये इसने अपने ट्रायल्स हैं वो फिनिश कर लिया और मई में, और अभी जल्द ही इसको शामिल किया जाएगा। आगे है जो खांडेरी वास, ये मुंबई में लास्ट वीक इसके ट्रायल खत्म हुए थे, लास्ट वीक ही हमने इसको डिस्कस किया था। और आगे जो खंडेरी सी ट्रायल्स को स्टार्ट करेगी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कब ट्रायल्स खत्म हुए, कब स्टार्ट हुए, मेन आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आज है, हमने डिस्कस किया था इसलिए आपको रिवाइज की आवश्यकता है। जो कलवारी जो प्रोजेक्ट था और खंडेरी जो प्रोजेक्ट हैं, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम है जिसके तहत में हमने ये सबमरीन्स बनाई हैं। तो आपको उन प्रोजेक्ट्स का नाम बनाना है, मैंने उस टाइम भी कहा था इंपॉर्टेंट है ये सारा वही है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे है, हाँ, जलीकट्टू में एक और चीज़ सामने देखने को मिली। इसमें क्या हुआ, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से रिक्वेस्ट करी कि आप जो जजमेंट देने वाले हो जलीकट्टू पर, उसको 1 हफ्ते तक डिले कीजिए। हुआ क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसके पॉइंट्स क्या निकलते हैं। देखिए, जलीकट्टू को बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पहले, 2014 में फिर से बैन कर दिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था
ऑर्डिनेंस नहीं पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था, उसके खिलाफ में अभी जजमेंट आने वाली है सुप्रीम कोर्ट की। तो अभी सरकार ने इनसे कहा कि आप देखिए, आप एक हफ्ते तक डिले कर दीजिए, क्योंकि जो है माहौल वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में एक तरफ से पेशेंस काफ़ी हाई हैं, तो अभी आप डिसीजन दोगे, अगर कुछ डिसीजन आपका खिलाफ में चला गया तो वहाँ पे दंगे हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, तो सिचुएशन हाथ से बाहर जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली। अब कुछ जो वकील हैं वो इस बात को अनप्रेसिडेंट यानी अभूतपूर्व करार दे रहे हैं कि ऐसे तो कल को और भी जो जस्टिस है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ वकील कह रहे हैं कि देखिए, अब एक हफ्ते का टाइम मिल गया मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो एक हफ्ते के अंदर तो अब ऑर्डिनेंस आ जाएगा, तो ऑर्डिनेंस आने के बाद में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वो चेंज हो जाए या फिर कुछ और हो जाए। तो इस प्रकार की बात में ना पूरी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो डिवाइडेड है। कुछ वकील ऐसा कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जुडिशरी एक तरह से प्रैक्टिकल रही है और मतलब कुछ गलत नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इससे हर्ट नहीं हुई है। और कुछ लोग दूसरों का व्यू ये है कि ऐसे तो गलत हो जाएगा, टाइम मिल गया उनको, मतलब जो तमाम ऐसी तरह की जो चीज़ें हैं। तो इसको भी कहीं ना कहीं आप अपने आंसर में यूज कर सको। तो बिजनेस पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 का ड्राफ्ट अभी आया है, सरकार ने इसे रिलीज़ किया है। तो कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है? इसमें देखिए, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि इस ड्राफ्ट स्टील पॉलिसी में कि हम ग्रीनफील्ड आपको पता कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? ग्रीनफील्ड का मतलब होता है शुरू से ही, यानी नींव रख के, फाउंडेशन रख के, सारी ईंट वगैरह सब कुछ नया बनाते हैं, बिल्डिंग भी नहीं बनाती है। ब्राउन फील्ड तो वो होता है जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है उसको कन्वर्ट करके या फिर जो पहले से बना हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट, समझ गए? इसमें तो सारा कुछ नया होता है, बिल्डिंग नई, ईंट वगैरह, सीमेंट सब नया खरीद के बनाते हैं। और इसमें तो कुछ पहले से है तो उसमें कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर दें, हम हिस्सेदारी खरीद लें, इस तरह की चीज़ होती है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन्स हैं उसके नज़दीक हम स्टील प्लांट बनाए जाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? समुद्र के किनारे हैं इसलिए इंपोर्ट आसानी से किया जा सकता है, सस्ते जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि कुकिंग कोल, इसका क्वेश्चन आया था कुकिंग कोल का 2014 में, ये पूछा था यूपीएससी ने, इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कोल बनाने के लिए प्रोड्यूस होते हैं जो इंडिया के पास नहीं है, इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ये 3-4 ऑप्शन थे, कुकिंग कोल और एक दो और भी थे, फॉस्फेट्स जैसे कि। तो ये कहा कि देखिए, हम अगर समुद्र के किनारे हम ये प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करेंगे तो जो इंपोर्ट करते हैं वो मटेरियल हम सस्ता इंपोर्ट कर सकेंगे और उसको आउटपुट जो मिलेगी हमें उसको महंगे तौर पे हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमें फ़ायदा होगा इस तरह से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि जो कैपेसिटी है हमारी, अभी जो स्टील प्रोड्यूस करने की हमारी कैपेसिटी है 120 मिलियन टन 120, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 300 मिलियन टन में 2030-31 तक। इसमें 10 लाख करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगी और 11 लाख नई जॉब्स उत्पन्न होगी इससे। और जो दो अभी तक इन्होंने थीम डिसाइड नहीं की है इसकी, जो हमारी ड्राफ्ट स्टील पॉलिसी है, 2 अल्टरनेटिव निकल के आ रहे हैं। एक अल्टरनेटिव तो ये है, ये थीम रखें कि टू क्रिएट ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्टील इंडस्ट्री डेट कॉम्प्रोमाइज इंटरसेक्टरल ग्रोथ, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, टू क्रिएट ए सेल्फ सफिशिएंट स्टील इंडस्ट्री डेट इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड प्रमोटिव इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये तो जब फाइनल इनका होगा तभी हम याद करेंगे, दोनों में से एक ये डिसाइड करेंगे। और इनका फोकस ये भी है कि किस प्रकार से जो हाई इनपुट कॉस्ट है उसको कम किया जाए। देखिए, कई तरह की प्रॉब्लम आती है स्टील इंडस्ट्री को, जैसे कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी वायबिलिटी, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है काफ़ी ज़्यादा, फिनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें स्टील इंडस्ट्री में। और दूसरा जो है दूसरे काफ़ी फैक्टर्स हैं जैसे कि डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज आयरन। तो ये काफ़ी जो रीजन्स हैं स्टील इंडस्ट्री से जो ग्रस्त कर रही है। आगे आता है कि देखिए, ड्राफ्ट पॉलिसी कहती है कि स्टील जो यूनिट्स हैं उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपनानी चाहिए, यानी बल्क में प्रोडक्शन करनी चाहिए ताकि सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा रहेगा। और जो नॉन कोर एसेट है उसको दूर कर देना चाहिए, जैसे कि मर्जर से या फिर रिस्ट्रक्चर कर दो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी नॉन कोर यानी स्टील के, यानी जो कोर स्टील से जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें आप अभी फिलहाल डील नहीं कर रहे हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आप मर्ज कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे तो मुझे याद आ नहीं रहा कि स्टील इंडस्ट्रीज़ की नॉन कोर कौन सी होती है, या फिर वही होती होगी जो स्टील इंडस्ट्री में स्टील जब हम बनाते हैं तो उसके साथ साथ में कुछ और चीज़ भी बनाते हैं, तो स्टील के साथ साथ में तो शायद उसी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और जो स्टील प्लांट्स हैं कोस्ट के साथ साथ उसको इंटीग्रेट किया जाए। सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला आपको पता होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट है, हमने डिस्कस भी किया था। और किस प्रकार से पोर्ट हम मॉडर्नाइज करेंगे हमारे, ताकि जो रॉ मटेरियल्स है अच्छे से हम उसे इंपोर्ट कर सकें और स्टील इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तरफ भी फोकस था सागरमाला प्रोजेक्ट का। तो बस यही है। आगे क्या है?
देखिए 3 दिन की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस अब ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो ये हमारी टूरिज्म, कल्चर, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, ये मिनिस्ट्रीज जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, 2 मिनिस्ट्रीज हैं, ये मिलके कर रही हैं और इन कोऑपरेशन विद गुजरात। कहाँ होगी, 2 चीज़ें याद रखने लायक है, कहाँ होगी, रण ऑफ कच्छ में होगी। और थीम क्या है, थीम है कन्वर्जिंग टूरिज्म, कल्चर, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव सिनर्जी विद द स्टेट्स यूटी टूवर्ड्स बिल्डिंग रिसर्जेंट, खत्म नहीं हुई क्या, कितनी बड़ी है, यंग इंडिया एंड स्ट्रेंथनिंग एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत बड़ी थीम है इसकी। तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लिया तो देख लिया। अगली से देखिए पीआईबी में जो लॉ कमीशन की एक न्यूज़ थी, न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन लॉ कमीशन हम डिस्कस कर लेते हैं, है क्या, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेचुरी बॉडी नहीं है। लॉ कमीशन सिर्फ सरकार के द्वारा गठित किया जाता है बार बार, स्टेचुरी मतलब किसी भी पार्लियामेंट के लॉ सही से नहीं बनाया गया है लॉ कमीशन को। ये लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए अपनी एडवाइस देता है जो लॉ कमीशन है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर ये आता है। और पहला लॉ कमीशन देखिए आज़ादी से पहले बनाया गया था। कई बार यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी चालाकी करती है, अब यूपीएससी सीधा पूछेगा कि पहला लॉ कमीशन कब आया था, तो उसका स्टेटस डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी या फिर बैंक्स वाले पूछते हैं, तो वो एक चालाकी खेलते हैं, वो कई बार यूँ पूछ लेते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड प्री इंडिपेंडेंस, मतलब उसने उन्होंने चालाकी खेली, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब आज़ादी से पहले आया था जो हमारा पहला लॉ कमीशन है, ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो इस तरह से वो कई बार ही खेलते हैं। तो लॉ कमीशन पहला ब्रिटिश राज ईरा में आया था 1834 में। आपको याद होगा जो चार्टर एक्ट 1833 का था, पहला लॉ मेंबर था, ये स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा है। आगे क्या है, तो आज की मैपिंग, यूरोप के मैप, पॉलिटिकल मैप कल हमने डिस्कस किया था, तो आज 3-4 लोकेशन इसके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए एल्प्स माउंटेन, यहाँ पे नीचे ये एल्प्स माउंटेन्स हैं। एल्प्स माउंटेन्स हॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ में आते हैं। देखिए ये हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन्स रेंज हैं यूरोप की, और ये स्ट्रेच कर रहे हैं 1200 किलोमीटर तक। काफ़ी सारे देश में आते हैं ये एल्प्स माउंटेन्स, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और मोनाको, स्लोवानिया। मोनाको वो वाला नहीं है ये जो अफ्रीका में है, मोरक्को है वो, तो ये मोनाको है। मोनाको बिस्किट्स भी आते हैं वैसे, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे हैं जो देखिए यहाँ पे। तो एक थोड़ा सा बस आपको ऊपर ऊपर का आइडिया होना चाहिए, देशों के नाम ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक यहाँ पे लोकेशन याद होनी चाहिए कि एल्प्स यहाँ पे हैं, ठीक है। कंट्रीज देखने तो देख लो दोबारा से, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और मोनाको, स्लोवानिया, और एक ये नाम मेरे को बोलना आएगा नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे देखिए ये है पायरेनीज, ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है साउथ वेस्ट यूरोप में, यहाँ पे है देखिए पायरेनीज, कहाँ गया, यहाँ पे है, हाइलाइटर से देख लेते हैं। ये देखिए ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है साउथ वेस्ट यूरोप में, क्योंकि ये वेस्ट है, ये नीचे साउथ भी हो रहा है, तो नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है फ्रांस और स्पेन के बीच में, इन दोनों के बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। यहाँ पे स्पेन है और ये फ्रांस है, ये फ्रांस है और यहाँ पे स्पेन है। तो एक तरह से जहाँ जहाँ से ये माउंटेन्स जाते हैं तो ये बॉर्डर क्रिएट करते जाते हैं फ्रांस के बीच में और स्पेन के बीच में। तो अगर बहुत डीप में यूपीएससी ने पूछा तो ये पूछ सकते हैं कि पायरेनीज माउंटेन्स कौन कौन से देशों के बीच में बॉर्डर क्रिएट करते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें याद है, बाद में थोड़ा ना याद रहेगा हमें ये बात। आगे देखते हैं, एक लोकेशन और है यहाँ पे जो ये है एपेनाइंस, ये है एपेनाइंस जो माउंटेन्स है सारे के सारे इटली में है, एक तरह से पैरेलल रेंज क्रिएट कर रहे हैं। इटली जैसे इटली जा रहा है ऊपर नॉर्थ टू साउथ, वैसे ये माउंटेन्स जा रहे हैं, तो पैरेलली चलते रहते हैं ये बॉर्डर के। यहाँ पे सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये एड्रियाटिक सी है, ये आगे डिस्कस करेंगे जब इनकी लोकेशंस आएगी। तो अब क्या है, अब आज की स्कीम देख लेते हैं क्या है। आज की स्कीम है अन्नपूर्णा योजना। क्या आपने अन्नपूर्णा योजना के बारे में सुना है? कोई बात नहीं, अभी सुन लेते हैं। अब देखिए ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और 2001 में इसे चलाया गया था। अब तो शायद ये किसी ना किसी स्कीम में मर्ज भी कर दी होगी, लेकिन पूछ लेती है यूपीएससी ऐसे। तो देखिए अन्नपूर्णा स्कीम को 2001 में चलाया गया था। ये जो ओल्डर सिटीजन्स हैं, ओल्ड यानी सीनियर सिटीजन्स हमारे, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, लेकिन जिनको किसी कारणवश से पेंशन नहीं मिल पा रही है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन देखिए ये नहीं मिल पा रही है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कोई भी शायद ऐसा उनका कोई पेपर रह गया हो या फिर कुछ भी, तो उनको किसी कारणवश से वो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो सरकार ने क्या किया, उनके लिए ये प्रावधान रखा कि उनको 10 किलो
फूड ग्रेन मिलेगा, जिसमें से 6 किलो वीट मिलेगा, 4 किलो राइस मिलेगा हर एक महीने फ्री ऑफ कॉस्ट फूड सिक्योरिटी के लिए, ताकि कम से कम आपको पेंशन नहीं मिल रही है, बूढ़े लोगों को कम से कम उनको खाने के लिए जो ये अनाज तो मिले। तो उसमें 6 किलो वीट और 4 किलो राइस। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई थी? ये जब चलाई गई थी तब तो इस मिनिस्ट्री का नाम था फूड सप्लाई एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। अगला, आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आज की देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। और दूसरा देखिए इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था। अब आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। एक लीग ऑफ नेशंस आई थी, लीग ऑफ नेशंस आई थी 1918 के आसपास। ये यूनाइटेड नेशंस से पहले आई थी। जैसे आज यूनाइटेड नेशंस है तो वर्ल्ड वार सेकंड से पहले एक लीग ऑफ नेशंस थी। तो देखिए उस टाइम पे क्या था, कॉलोनीज के लिए लड़ाई होती थी। जैसे ये इंपीरियल पावर थे ना, फ्रांस और इंग्लैंड, ये कॉलोनीज के लिए लड़ते थे आपस में। तो जिन पे काफ़ी विवाद होता था ना, उनको मैंडेट कहते थे। वो ये जो इंटरनेशनल लीग जो लीग है या फिर जो यूएन हो गया, ये जिन पे डिस्प्यूट होता था ये अपने दायरे में ले लेते थे। और क्या जो कि P5 है या वो सिक्योरिटी काउंसिल वाले मेंबर्स हैं, वो कहते थे देखिए इन पे विवाद है और यूनाइटेड नेशंस इसको ऑब्जर्व करेगा और इसमें शांति स्थापित करेगा। यानी वो उनके अंडर में आएंगे, जो भी सरकार चलेगी वो उनके अंडर में चलेगी। इस चीज़ को कहते थे, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती थी ना, उसको ये नाम दे देते थे मैंडेट। मैंडेट नाम दे देते थे इसको। वैसे ही देखिए सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार में जो हारी हुई पावर्स थी जैसे कि जर्मनी, जापान, कुछ ऐसे टेरिटरीज थे जिनको मैंडेट कहा गया और इनको दे दिया गया यूनाइटेड नेशंस को। आप इसमें अपनी सरकार चलाइए। मतलब अपनी सरकार नहीं कह सकते आप, कहने को मतलब है कि एक बार आपके अंडर रहेंगे ये, ठीक है। लेकिन आज जो है, आज जो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल में कुछ एक भी ऐसी जो है रीजन है ही नहीं, क्योंकि 1994 में जो पलाऊ था लास्ट मैंडेट था यूनाइटेड नेशंस के पास में, जो ये अपने हिसाब से ऑपरेट करते थे, जिसको जो कि एक आइलैंड था। आज जो भी इनके पास में मैंडेट्स थे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान में, या तो वो अलग देश बन गए हैं या फिर वो किसी दूसरे देश में शामिल हो गए हैं। तो इस प्रकार से आज ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसकी कोई वैल्यू है नहीं इतनी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। और अच्छा एक बात बताइए कि हमारे जो मैपिंग है वो भी ख़त्म होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, मैपिंग हमारी ख़त्म होने वाली है और ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारी ख़त्म होने वाली है। तो अब आगे हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? प्लीज़ एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि कंस्ट्रक्टिव आप वो देना, कंस्ट्रक्टिव क्या कहते हैं, सजेशन, कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना आपकी क्या स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें 2-3 मिनट लगें, सिर्फ डेली 2-3 मिनट लगें, वो थोड़ा थोड़ा करके हम कवर कर लें। कई जो है सजेशन तो देते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं देते, वो कुछ भी बोल देते हैं कि ये स्टार्ट कर लीजिए, वो स्टार्ट कर लीजिए। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इस न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में। आप सजेशन कहाँ दोगे? जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट में एक फीडबैक का पेज है, फीडबैक के नीचे आप सजेशन दे सकते हो, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।